हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक अनोखा टॉपिक, एक बेस्ट कंटेंट। वो ऐसे बच्चों के लिए हैं जो बहुत ही डीपली चाहते भी हैं कि डीपली पढ़ें हम, और उन्हें ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की भी। ऐसा डीपली कंटेंट जो वो खुद भी अगर कहीं कोचिंग सेंटर पर या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर जाते हैं या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो खुद अपने आप को देख कर के अपने अंदर की उनके अंदर क्या योग्यता है उसको देखकर खुद हेजिटेशन उनको होने लगती है। एक ऐसे कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज, जो अधिकांश बच्चों को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ से आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ की क्लास। एक मैथ ऐसा बेसिक कंटेंट, मैथ में हम वो सब कुछ सीखेंगे, वो बेसिक से सीखेंगे जिसके बारे में आप कल्पना यानी कि सोच भी नहीं सकते, केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए था, या इस तरीके से इन बातों से, इन टॉपिकों से हमें गुजरना चाहिए था। तभी हम बेस्ट तरीके से गणित को हल कर सकते हैं। तो आज उसी तरीके से मैं एक गणित की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 6 to 12, मुख्य रूप से 6 to 12 जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, जिनसे गणित किया तो था उन्होंने लेकिन आज तक वो सीखे नहीं हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट क्लास होगी, बहुत बेस्ट कंटेंट होगा। साथ ही साथ उनके लिए भी एक बेहतर होगा ये, क्योंकि जो कंपटीशन में पढ़ रहे हैं या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको गणित पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी लाभकारी रहेगा। क्योंकि मैं इसमें वो बेसिक कंटेंट बताऊँगा जो बेसिकली, जो बहुत ही डीपली चीज़ें हैं मैथ की, कि मैथ को हम कैसे सीखना चाहिए, हमें मैथ किस तरीके से हम जान सकते हैं, किस तरीके से एक छोटे क्वेश्चन से लेकर एक उच्च लेवल के क्वेश्चन तक को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ से आपको सीखने मिलेंगी। तो लगे बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ, एकदम बेटर कंटेंट था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं क्या-क्या कराने वाला हूँ आपको, वो सारी बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, ऐसा होता है अधिकांश बच्चों में क्या है, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही क्लासों में भी, अपने रेगुलर क्लास में भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो गणित को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गणित को समझ नहीं पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि उन बच्चों को जो है उनका बेस मज़बूत नहीं है। जो उनका बेस था, उनका जो बेसिक गणित था, 6 to 9 तक का जो गणित था, यानी कि 6 से लेकर 8 क्लास तक का जो गणित था, उन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे से, क्योंकि सारी जो डीपली कैलकुलेशन हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो सही 6 to 8 क्लास में ही पाई जाती हैं। 6 to 8 क्लास में जिसने गणित सही से पढ़ा है, वही आगे के सवालों को क्या है, समझ लेता है। तो वही दिक्कतें हैं कि जब हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर भी जाते हैं तो हमारे अंदर हेजिटेशन रहती है कि कुछ जो हमारे सहपाठी हैं वो सवाल को समझ लेते हैं और हल भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमसे नहीं होता, और बोर्ड पर जो हमें टीचर समझा देते हैं वो भी हमें समझ नहीं आता। तो आज हमसे जुड़ने के बाद आपको वो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम अपने आप को नहीं दिखा पाते, उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हेजिटेशन रहती है। तो आज से आप आपको यहाँ से एकदम बेस्ट तरीके से सीख लेंगे। मैं बहुत ही बेसिक से लेकर चलूँगा और एक उच्च लेवल तक के गणित को समझेंगे। यहाँ से उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सफ़ा मना करता हूँ बिल्कुल साफ मैं, कि जो कॉम्पिटिशन की बेस्ट तैयारी में है, उनको मैं कैलकुलेशन या शॉर्ट ट्रिक तरीके से सवाल नहीं कराने वाला हूँ। मैं सिखाऊँगा केवल कैलकुलेशन करना, सवाल को हल करना, सवाल को समझना, कैसे आप सवाल को हल कर सकते हैं, कैसे गणित को समझ सकते हैं, और एक निम्न लेवल से लेकर उच्च लेवल तक के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप ये सब कुछ जान जाते हैं कि हाँ, कि हम गणित को कैसे हल कर लें, हम गणित की बेस्ट जो कैलकुलेशनें हैं, उनको समझ लें अच्छे से, वो सब हमें समझ आती हैं, तो हम किसी भी हद तक के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बच्चा फिर उसको कर सकता है, क्योंकि जब सवाल हमें उच्च लेवल के करने होते हैं तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और फास्ट ट्रिक में करने होते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें लॉन्ग ट्रिक और उसका बेस पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रिक और बेस के साथ-साथ शॉर्ट ट्रिक भी कराऊँगा। तो जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता है, वही बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और जो अच्छे से बेहतर तरीके से गणित को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, तो बस कोशिश करिए हमारे साथ जुड़कर और लगे रहिए हमारे साथ प्रत्येक क्लास में। तो चलिए मैं बात करते हैं हम, कि क्या-क्या हमें करना है, मैं क्या-क्या किस बेस पर, किस आधार पर गणित को लेकर चल रहा हूँ।
छोटी बातें पहले हम क्या सीखने वाले हैं। तो जल्दी से आप, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी गणित की कैलकुलेशन सीखने को मिल सके, वो भी आसानी से गणित को समझ लें और फिर उच्च लेवल के गणितों को समझकर खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाकर सवाल को आसान कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करने वाला हूँ मैं। देखिए, मैंने जो व्यवस्थित तरीके से रखा है गणित को, पार्ट वन में रखा है कि पार्ट वन कर रहे हैं हम सबसे पहले, और पार्ट वन में क्या क्या करना है हमें, क्या क्या सिखाना है आपको मुझे, वो सारी चीज़ें देखिए। हमें क्या करना है, मैं किस बेस पे आपको लेकर चलूँगा। आपको ये पता होगा कि यहाँ गणित जो होता है, एक तो अंक गणित होता है और दूसरा क्या होता है, एक बीज गणित होता है। ये आप सभी को पता होगा, अच्छे से जानते होंगे आप। आपने 5 क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वहाँ से अंकगणित और बीजगणित 2 भागों में बँटने लगता है। उसके साथ-साथ एक गणित और भी होता है, क्या ज्यामिति गणित होता है, खगोलीय गणित होता है, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अंकगणित और बीजगणित जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज्यामिति गणित और खगोलीय गणित भी क्या है, वो अंकगणित और बीजगणित पर ही आधारित है। और अंकगणित भी बीजगणित भी अंकगणित पर आधारित है, क्योंकि सबसे पहले अंकगणित है, उसके बाद बीजगणित है, क्योंकि अंकगणित के साथ-साथ बीजगणित का सम्मेलन किया जाता है। उसके बाद इन दोनों के सहयोग से ही क्या ज्यामितीय गणित बना हुआ है और खगोलीय गणित के बारे में जानते हैं। तो हमें बीजगणित की सारी घटनाएँ पता होना चाहिए और अंकगणित की सारी घटनाएँ पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या-क्या करने वाले हैं, पहले उन सारी बातों को मैं समझा देता हूँ, ताकि कोई टॉपिक हमसे बचे नहीं, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन ना छूटे। सबसे पहले हम इसे क्या जाने, यहाँ से हमें पता होना चाहिए परिभाषा। ये उन सभी छोटे बच्चों के लिए है जो 6 क्लास से पढ़ रहे हैं और 12th क्लास तक। तो ये 6 to 9 क्लास के बच्चों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें ये इतना डीपली कहीं नहीं बताया जाता, ना ही स्कूलों में वो समझाया जाता है। इसीलिए उनका बेस क्या रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। तो आज से कमज़ोर नहीं रहेगा। यहाँ से हम परिभाषा पढ़ेंगे, साथ ही इसके परिभाषा पढ़ेंगे हम, और हमें दूसरे नंबर पर इसके पढ़ना है इसकी आवश्यकता क्या थी, इसका विकास पढ़ना है। विकास कराऊंगा, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको कर रखा है। चौथे नंबर पर हम करेंगे, चौथे नंबर पर हमें करना है संख्याओं का ज्ञान। उसके बाद चिन्हों का ज्ञान होना ज़रूरी है हमारे लिए, ये सब आप जानते होंगे। इसके साथ चिन्ह क्रम का पता होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ और हमें क्या क्या करना है, यहाँ से चिन्हों का पक्षांतर, जो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद हमें करना है चिन्ह के साथ, चिन्हों के साथ संख्याओं का पक्षांतर। तो पहले पार्ट में ये 8 हेडिंगें ली हैं, 8 टॉपिक बनाए हैं। अंकगणित में हमें ये सब कुछ सीखना है। उसके साथ ही बीजगणित में हमें क्या करना है, बीजगणित में भी सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। हमें यहाँ से जानेंगे हम यहाँ से इसकी परिभाषा कि बीजगणित क्या है, किसे कहते हैं। दूसरा, इसकी क्या आवश्यकता थी।
इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तीसरा, जब इसकी आवश्यकता थी तो फिर इसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ से हम पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर यहाँ से इसमें हमने क्या है, इसमें संख्याओं का ज्ञान है, तो यहाँ क्या है, बीजों का ज्ञान है। पांचवें नंबर पर हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से चिन्हों का ज्ञान है, तो यहाँ भी चिन्हों का ज्ञान, ये दोनों सेम एक ही है। चिन्हों का ज्ञान जैसा इसमें होगा वैसा ही बीजगणित में भी होता है। उसके साथ साथ छठे नंबर पर है हमारा चिन्ह क्रम। चिन्ह क्रम जो अंकगणित में होता है, चिन्ह क्रम वही बीजगणित में भी होता है, लेकिन यहाँ से क्या है, बीजगणित का क्रम, यानी कि बीजों का क्रम, बीजों का क्रम भी जानेंगे। जैसे यहाँ चिन्हों का क्रम था, तो यहाँ से हम क्या है, संख्या का क्रम भी जानेंगे। उसके बाद सिक्स कैसे चेंज हो गया, परिभाषा हो गया, आवश्यकता हो गई, विकास हो गया, संख्याओं का ज्ञान, बीजों का ज्ञान हो गया, पांचवा चिन्हों का ज्ञान हो गया, छठा चिन्हों का क्रम और बीजों का संख्या हो गई, सातवां चिन्हों का पक्षांतर, यहाँ से चिन्ह का पक्षांतर भी यहाँ भी होगा, चिन्हों का पक्षांतर सेम, चिन्हों का पक्षांतर। साथ ही इसके साथ साथ बीजों का पंचांतर, ये टॉपिक अलग रहेगा पूरा हमारा। आठवें नंबर पर चिन्हों के साथ बीजों का पक्षांतर। तो ये 8 टॉपिक है, 8 टाइप्स हैं इसमें, जो क्या है, हमें पढ़ने हैं, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, और हम इसी से लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आपको ये पता चलता चला जाएगा कि किस क्रम से है, तभी आपको लगेगा कि हाँ, कितना आसान तरीके से था, और इतना आसान गणित को सीखना और नहीं हो सकता है। इससे आसान आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं सिखाया गया होगा, जितना आसानी से गणित आप यहाँ से सीख जाएंगे। जिसको गणित आज तक समझ आया ही नहीं है कभी, जिसने कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाया, कैलकुलेशन बिल्कुल उससे आज तक होती ही नहीं है, फिर भी क्या है, वो यहाँ से जान जाएगा कि हाँ, कैलकुलेशन कैसे है। तो वही बच्चे जुड़ेंगे यहाँ से जिन्हें कैलकुलेशन सीखना है, जिन्हें गणित सीखना है अच्छे से। तो देखिए, मैंने ये 8 टिप्स, 8 टाइप्स के तरीके से लिख रखा है। इन 8 टाइप्स को हम करेंगे बेसिक से अच्छे से। तो इनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारा सबसे पहला क्या है कि परिभाषा, और यहाँ पे परिभाषा दोनों की तुलना कर लेकर चलूँगा मैं, दोनों गणितों को एक साथ लेकर चलूँगा, ताकि आपको दोनों चीज़ें एक बेस्ट तरीके से उनमें तुलना दिखाई दे जाए कि यहाँ किस तरीके से अंकगणित और बीजगणित के क्वेश्चन जो एक साथ मिल जाते हैं। जैसे कि कंपटीशन के गणितों में अगर हम बात करें, तो कंपटीशन के गणित में कोई प्रत्येक चैप्टर में अंक और बीजों का मिलन एक साथ होता है, चाहे वो अनुपात समानुपात हो, यानी कि रेशियो हो, प्रोपोर्शन हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, एसआई हो, सीआई हो, दोनों हो, या पाइप टंकी वाले सवाल हो, या पाई चार्ट हो, अनुपात समानुपात, या लाभ हानि हो, या आयु वाले क्वेश्चन हो, या पाइप तथा टंकी वाला चैप्टर हो, उन सभी में संख्याओं सहित अक्षरों और बीज, यानी कि जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, बीज होते हैं, उनको भी सम्मिलित करके उन्हें हल किया जाता है। तो उसमें जो कैलकुलेशन होती हैं, उस कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि संख्याओं की कैलकुलेशन तो समझ आती है बच्चों के, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हो जाती हैं जब जब उसके साथ साथ बीजों का सम्मेलन हो जाता है, बीज भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो बीज सम्मिलित जो हो जाते हैं, तो वो बीजगणित का क्वेश्चन बन जाता है, अंकगणित से ही बीजगणित का क्वेश्चन बन जाता है, तब उसकी कैलकुलेशन में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ से वो सारी बातें हम सीख कर चलेंगे। मैं उसी बेस पर लूँगा, दोनों की तुलना एक साथ लेकर चलेंगे और एक उच्च लेवल तक लेकर चलेंगे इसको, सारी कैलकुलेशन।
तो देखिए, अगर हम बात करें अंकगणित के परिभाषा की, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंकगणित के बाद जो है कि अंकगणित जो कहते हैं हम कि जो ऐसा गणित जो हमें अंकों का ज्ञान कराता है। क्या है? ऐसा गणित जो हमें अंकों का ज्ञान कराता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे हम करते हैं दोनों को। चलिए, अब आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिखने में चलिए ये साइट टाइप्स आपने उतार लिए होंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें ध्यान रहे, हम कोई टॉपिक भूले ना। देखिए, अगर परिभाषा की बात करें इसकी हम, तो मैंने इसको लिख रखा है जिसमें जो हमें जितनों का ज्ञान, अंक संख्याओं का ज्ञान कराता है। जिसमें अंकों यानी कि संख्याओं का ज्ञान होता है। क्या कहलाता है? अंकगणित कहलाता है। और क्या कह सकते हैं? और अपने तौर पर और भी बहुत से हैं टिप्स इसके, और भी कई तरीके से बोल सकते हैं कि जिसमें अंकों का, संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? अंकगणित होते हैं। अंकगणित होता है जिसमें संख्याओं का संग्रह होता है। जिसमें संख्याओं का संग्रह होता है, संख्याएं एकत्रित होती हैं, संख्याएं इकट्ठी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंकगणित कह सकते हैं। और भी क्या कह सकते हैं हम इसे अंकगणित को? ऐसा गणित, ऐसा गणित जिससे हमें संख्याओं के आपस में संबंध का पता चलता है। संबंध का पता चलता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अंकगणित कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें संख्याओं के आपस में जो संबंध होते हैं कि कौन सी किस तरह की संख्या है, किस तरह की संख्या का किस रूप में संबंध है एक दूसरी संख्या से, तो वो सारी ज्ञान जो होता है हमें किस में होता है? अंकगणित में ही होता है। और भी आप क्या कह सकते हैं? जिसमें ऐसा गणित, ऐसा गणित जिसमें अंकों तथा संख्याओं अंकों तथा संख्याओं की गणना की गई हो, अंकों तथा संख्याओं की गणना की गई हो, हम उसे क्या कह सकते हैं? अंकगणित कह सकते हैं। लेकिन अब बात आती है बीजगणित के साथ कि बीजगणित को हम कैसे कह सकते हैं। तो अगर बीजगणित की बात करें, हम यहाँ से बीजगणित की परिभाषा की बात करें, तो ये क्या है? बीजों से बना गणित। बीजों मतलब ए बी सी डॉट डॉट ए ब से डॉट डॉट और कुछ भी एक्स वाई जेड डॉट डॉट से बना गणित क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। ऐसे ही यहाँ जिसमें अंकों संख्याओं का ज्ञान होता है, अंक और संख्या कौन से? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं। ऐसे ही बीजों की बात करें तो बीजों में ए बी सी यानी कि जो ए बी सी डी है हमारी, जो वर्णमाला है इंग्लिश की या जो वर्णमाला है हिंदी की, उनका जो संग्रह है, उनकी जो हमें ज्ञान कराता है, यानी कि उनके जो आपस में संबंध को दर्शाता है, ऐसा गणित, वो गणित क्या कहलाता है? हमारा बीजगणित कहलाता है। क्योंकि हमें उन्हीं संबंधों को समझना है, उनके साथ साथ संख्याओं के जो संबंध है उनके मिले हुए, उसके बारे में समझना है। और इसको क्या कह सकते हैं हम? जैसे जिसमें
संख्याओं के साथ, नहीं बीजों के साथ पहले लिखा जाएगा, जिसमें बीजों के साथ संख्याओं के संबंध का पता चलता है, जिसमें बीजों के साथ संख्याओं के संबंध का पता चलता है उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बीजगणित कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम इसको, जिसमें बीजों, कौन से बीज, ए बी सी डॉट 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 जो भी है, या ए ब से, यानी कि हिंदी वर्णमाला के हो, जिसमें बीजों की गणना की गई हो, जिसमें बीजों की गणना की गई हो, हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों, उसे हम बीजगणित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, बीजगणित कह सकते हैं। तो और भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, अपनी भाषा में अपने तरीके से तुम बोल सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर कुल डायरेक्टली बात यही है कि जो बीजों से मिलकर, यानी कि जो ABCD के अक्षर या हिंदी वर्णमाला या इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों से और संख्याओं का सम्मेलन जो जिसमें होता है, हम उसे क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। यानी कि बीजों से बना गणित बीजगणित कहलाता है और अंकों से बना गणित अंकगणित कहलाता है। बीजगणित में बीजों की गणना होती है और अंकगणित में अंकों की गणना होती है। बीजगणित जो है वो बीजों ABCD यानी कि हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला का संग्रह या उनकी गणना करने का एक गणित है, जबकि अंकगणित जो है वो संख्याओं के साथ साथ बीज संख्याओं का की जो गणना होती है, जिसमें संख्याओं का जो संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंकगणित कहते हैं। तो ये थी अंकगणित और बीजगणित की परिभाषा। आपको समझ आ गई होगी तुलना कि किस तरीके से अंकगणित और बीजगणित की तुलना है। तो ये इसकी परिभाषा थी एक प्रकार से। अब आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ से हम, तो आपने इसको नोट करते हुए चलिए, या आपको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आगे काम देगा, जिससे कभी दिक्कत होती है तो आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, देखिए इसकी आवश्यकता क्या थी। अगर बात करें इसकी आवश्यकता की, तो हमें अंकगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी और बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप सही अच्छे से जानते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ की उसकी स्थिति को जानने के लिए, कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई भी है, तो वो जिस रूप में है तो वो तो समझ आता है कि हाँ वो किस रूप में है, लेकिन उसकी जो मात्रा पता लगेगा हमें, कि हमें मात्रा पता लगे कि हम कितने की, अब हमें कितनी चीज़ की आवश्यकता है, इतनी अगर बगैर गणित को छोड़कर देखें तो थोड़ी की आवश्यकता है या ज़्यादा की आवश्यकता है, या बहुत कम की या बहुत ज़्यादा की। तो वो चीज़ें कि बहुत कम तो कितना कम, ज़्यादा तो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो कितना ज़्यादा। तो उस चीज़ की गणना करने के लिए, वो एक निश्चित स्थिति को जानने के लिए उसको संख्याओं में कलेक्टेड कर दिया गया। तो इसलिए हमें क्या है, उन्हें संख्याओं में परिवर्तित किया गया कि इतने की संख्या एक निश्चित तौर पर बना दी गई, और उन संख्याओं की गणना करने के अनुसार ही हमें इसकी आवश्यकता थी कि हाँ, कि एक निश्चित संख्याओं के तौर पर उसको उसकी मात्रा या उसकी स्थिति को मापा जा सकता है, और उसी माप के आधार पर हम क्या है, अंकगणित का सहयोग करने लगे, अंकगणित का उपयोग करने लगे। तो इसी प्रकार से क्या है, हमें इसकी आवश्यकता थी। लेकिन अंकगणित की तो आवश्यकता हमें समझ आती है, अंकगणित की आवश्यकता हमें समझ आती है कि अंकगणित की आवश्यकता थी कि जो भी हमें, जो किसी प्रकार से व्यवसाय है या कोई भी हिसाब किताब है, हमारा आम भाषा में जो भी हिसाब किताब लगाने की बात है, किसी चीज़ की भी मात्रा का ज्ञान करना है, किसी भी दूरी का पता करना है, किसी की स्थिति का, किसी के भार का पता करना है माप के रूप में, तो वो जो माप कहलाती है हमारी क्या है, अंकों के रूप में हमने उसको लिख दिया गया। लेकिन जब बीजगणित की बात आती है तो बीजगणित में आवश्यकता क्या पड़ी, बीजगणित में क्या आवश्यकता है बीजगणित, क्योंकि जब बीजगणित की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई चीज़ जब उसकी स्थिति हमें नहीं पता हो, निश्चित तौर पर उसकी संभावना रहती है केवल कि हाँ इतनी हो सकती है, इसकी माप इतनी या उतनी हो सकती है,
यानी कि हो सकती है। तो उन दोनों के बीच की जो बात होती है कि माना हमने कि ये तो या तो 2 हो सकती है या 3, 2 हो सकती है या 3, लेकिन इसके साथ वो जो लिखा होता है कि 2 केजी या 3 केजी, 2 ग्राम या 3 ग्राम, 2 2 ग्राम या 3 ग्राम, 2 केजी या 3 केजी, 2 मीटर या 3 मीटर, तो इनके साथ तक वो जो लिखा होता है वो क्या कहलाता है? मात्रक होता है। वो फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें उसका किसी भी संख्या को मापने की जो स्थिति उसके साथ साथ लगाते हैं वो उसका मात्रक कहलाता है। तो वो मात्रक था। तो लेकिन अब यहाँ से इन दोनों में अगर संभावना की बात बनती है कि ये 2 केजी है वस्तु या 3 केजी है, ये 2 केजी भी हो सकती है, 3 केजी भी हो सकती है, लेकिन हमें 2 केजी का निश्चित पता है और इसका नहीं पता है कि ये इतनी भी हो सकती है। तो इसके स्थान पे हम संख्या को तो नहीं रख सकते, संख्या रख लेंगे तो वो निश्चित हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या रख लिया, यहाँ से कोई भी एक अक्षर रख लिया, या तो हिंदी वर्णमाला का या अंग्रेजी वर्णमाला का। तो जब हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर रख लिया तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास एक बीज। जब ये बीज आ गया तो ये इसका संबंध हो गया संख्या के साथ, क्योंकि भी एक बीज का संख्या के साथ संबंध बना लिया हमने, तब उसको कलेक्टिव किया है, उसको कैलकुलेशन की हमने, तब उसकी गणना की। तो इस तरह की जो गणना की आवश्यकता पड़ी वो किस में पड़ी? हमें बीजगणित में पड़ी। इसलिए इसको नाम दे दिया बीजगणित। इसलिए क्या है, ये बीजगणित की आवश्यकता थी। तो आपको समझ आ गई होगी कि बीजगणित की भी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि किसी चीज़ की निश्चित माप निकालने के लिए संभावना के तौर पर उसमें जो बीज लगा दिया जाता है, उसमें जो ABCD का अक्षर लगा दिया जाता है, उस अक्षर को निश्चित तौर पर आवश्यक जानने के लिए अंक का और बीज का सम्मेलन कर दिया जाता है, और अंक और बीज का जो सम्मेलन होता है वो क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करते हैं तीसरे टॉपिक में। तीसरा क्या है हमारा? इसका विकास। इसका विकास कैसे हो गया, इसका इतना विकास? तो अगर अंकगणित की बात करें, छोटे छोटे पॉइंट है ये डायरेक्टली, तो अंकगणित की अगर बात करें तो अंकगणित का जो विकास है कि समस्त ब्रह्मांड में या किसी भी कोई भी चीज़ पदार्थ की मापने के लिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए, कोई पदार्थ या वस्तु जो भी मापने के लिए एक भारी मात्रा के तौर पर संख्याओं की, अंकों की आवश्यकता होती है। जब होती है तो धीरे धीरे जैसे इसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमें प्रकृति का ज्ञान होता चला गया मनुष्य को, उसी तरीके से संख्याओं को में क्या है, विकास होने लगा। संख्याओं में बड़ी संख्याएं बनने लगी। पहले छोटी संख्याएं थी, जैसे कि अगर केजी या 1 केजी 2 केजी, तो उसके बाद मिलियन में मिलियन केजी, इतने बिलियन केजी, या मीटर दूरी, बिलियन दूरी, या इतने 1000 किलोमीटर दूरी। तो उस तरीके से संख्याओं में विकास होता गया। इस तरह से क्या है, वो अंकगणित का विकास हुआ। उसी प्रकार से क्या है, बीजगणित का भी है कि बीजगणित में भी उसी प्रकार से क्या है, विकास होता गया। क्यों? क्योंकि जब हमें लंबी दूरी ज्ञात करनी होती है, लंबी माप ज्ञात करनी होती है, भारी भार ज्ञात करना होता है, तो उसमें क्या है, हमने बीजगणित का सहारा लिया। और बीजगणित का सहारा लिया तो उसी प्रकार से बीजगणित का भी क्या हुआ, विकास हुआ तेजी से। तो ये थे बीजगणित का विकास और अंकगणित का विकास। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? चौथे नंबर पर है हमारा अंकों का ज्ञान। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अच्छे तरीके से गणित, जो आपको सीखना है, अंकों का गणित और संख्याओं का ज्ञान। अभी आपको बहुत थोड़ा सा बोर होने वाला टॉपिक लग रहा होगा कि यार इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 to 9th 8th तक के बच्चे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। जब आगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारी बातें डायरेक्टली बोली जाएंगी, तो वहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीजगणित में भाषा का बहुत महत्व है। जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है, जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है विज्ञान इसमें, बीजगणित में। तो भाषा का बहुत महत्व है इसमें। में क्या है, अंकों का ज्ञान। आपको अंकों का ज्ञान होना चाहिए, और ये आपको पता होगा अच्छे से, छोटी क्लासों में आपको समझाया गया होगा। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा, कंपटीशन वाले, लेकिन जो 6 वाले छोटे बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होगा। तो अंकों का ज्ञान है। अंक हमें किन्हें कहते हैं, हमारे अंक कौन से होते हैं ये जान लीजिए। अंक हम कहते हैं जैसे कि जो हमारी संख्याएं हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, जितनी अनंत तक की संख्याएं हैं वो सब क्या है, अपने आप में एक अंक है। अकेली एक संख्या कोई लिखी हुई है तो वो क्या है,
एक अंक है। जैसे मैं संख्या लिख देता हूँ, जैसे कि 75 संख्या है, तो ये एक क्या है, संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है। लेकिन इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अकेला जो संख्या अपने आप में लिखी हुई है संख्या, वो अकेला अंक जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक अंक कहलाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक जो है ये सारे क्या है, अपने आप में एक अकेले अंक हैं। क्या है, अपने आप में एक अकेले अंक हैं। लेकिन जब यह बात आती है कि हम पहुँचते हैं 10 पर, 10, 11, 12, 13, 14, इसी प्रकार से मैं पहुंचा 100 पर। इसके बाद चला 101। इसके बाद मैं यहाँ से पहुंच गया 99 पर, 999 पर। इसके बाद आता है 1000। फिर मैं पहुंच गया 1001 पर, 1001 पर। तो ये बात समझिए अच्छे से। इन चीज़ों में ये जो बातें हैं ये कंपटीशन के गणित में भी हैं। और यदि ये बेसिक से पता हो हमें अच्छे से, बेसिक का अगर हमें ज्ञान हो, तो कंपटीशन में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका जो बेस है वो छोटी क्लासों में ही है। वहाँ जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ फिर हमें दिक्कतें होती हैं जब हमें बेस नहीं पता होता है। तो यहाँ इनका पता होना ज़रूरी है। ये पता है तो कंपटीशन में भी आप मार नहीं खाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है, 1 से लेकर यानी कि 0 की बात करें, 0 शायद आप ये मत देखिए कि संख्या ऐसे नहीं अलग है, केवल अंक की बात हो रही है। यहाँ से अंकों का ज्ञान कर रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक जितने भी अपने आप में हैं, ये अपने आप में एक अकेला क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। 4 है तो अपने आप में एक अकेला एक अंक है। क्या है, अपने आप में एक अकेला अंक है। अगर 9 की बात करें बच्चों, तो 9 भी अपने आप में क्या है, अकेला एक अंक है। लेकिन अब बात करें हम 10 की, कि 10 क्या है, 10 क्या है, तो आप कहेंगे 10 एक अंक। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10 एक अंक नहीं है। 10 क्या है, एक संख्या है। मैं कहूँ कि कोई संख्या बताइए आप, तो आप संख्या लिख देंगे। मैं कहूँ कि कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, आपने संख्या लिख दी 2, तो ये संख्या कही जाएगी। ये बात सही है कि 2 संख्या है, 2 एक संख्या है, लेकिन वो एक अंक की संख्या है। क्या है, एक अंक की संख्या है। तो जितनी भी एक अंक हैं वो सभी अपने आप में क्या है, संख्याएं हैं। जितनी भी अंक हैं 1 से लेकर अनंत तक, वो सभी अपने आप में क्या है, एक संख्या कहलाएगी। लेकिन जो 9 से लेकर 9 से आगे की जो अंक हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या बहुत से अंक सम्मिलित होकर एक संख्या बनी हुई है। कैसे? यहाँ देखें तो यहाँ 1 और 0, 1 और 0 दोनों सम्मिलित हैं, तो ये एक संख्या है। और इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ये 2 अंकों की संख्या है। इसकी बात करें, 3 और 1 मिलकर यहाँ से क्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ये भी 2 अंकों की संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। अब हम पहुँचते हैं 100 पर, तो 100 क्या है, 100 1, 2, यहाँ से तो 3 अंक है, 0 साथ में है। तो ये कितने अंकों की हो गई, ये हो गई हमारी कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या। कितनी हुई, 3 अंकों की संख्या। ऐसी 999 है, तो ये कितनी हो गई, ये भी 3 अंकों की संख्या है। जैसे ही हम पहुँचते हैं 1000 पर, तो ये अपने आप में 1000 एक संख्या तो है। अगर मैं यहाँ अंक की बात करूँ तो ये कितना अंक है, ये कितना अंक है, ये है 4 अंक। यानी कि ये 4 अंकों की संख्या है। क्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि अंक क्या है और संख्या क्या है। अंक कौन से होते हैं और संख्या कौन सी होती है। तो जो कोई भी संख्या बनी होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि अंक अपने आप में हमेशा अकेला ही होता है, अकेला खड़ा होता है, अकेला ही रहता है। उसके साथ साथ और अंक मिला दिए जाएँ तो वो संख्या बन जाती है। अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है, लेकिन संख्या से मिलकर अंक नहीं बनता है। ये ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन बनता है कि अंकों से मिलकर क्या है, संख्या बनती है, लेकिन संख्याओं से मिलकर अंक नहीं बनता है। इसकी बात अगर हम करें कहाँ से, बीजों में, बीजों का ज्ञान करें हम, हमें बीजों का ज्ञान अगर हम करते हैं तो देखिए बीजों में क्या है। बीज आपको पता है, जो ABCD की वर्णमाला है, ABC डॉट डॉट आगे ले ले XYZ तक। हिंदी की वर्णमाला आ आ या ये रे ले बे अंत तक जो भी है। तो चाहे
हिंदी वर्णमाला हो या इंग्लिश की वर्णमाला हो, दोनों ही क्या कहलाएंगे, हमारे बीज कहलाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो हमें इनका पता होना चाहिए, ये बीज है हमारे। इन बीजों में से अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, तो वो बनते किस में है, रीजनिंग में बनते हैं। किस में बनते हैं, रीजनिंग में बनते हैं। रीजनिंग में कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर ABCD की वर्णमाला और हिंदी की वर्णमाला की बात करें, तो यहाँ से ABCD के अक्षर दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो स्वर हो जाते हैं, देखिए स्वर और व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स की अगर बात करें तो ये होते हैं A, E, I, O और U। इनका पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये मात्र कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। A, E, I, O, U 5 वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। और क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बाकी शेष जितने बचे, कितने बचे, 21 बचे हमारे पास। ये 21 क्या हो गए, हमारे व्यंजन हो गए। क्या हो गए, व्यंजन हो गए। व्यंजन मतलब ये हो गए कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी में भी होते हैं स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वर भी इसी प्रकार से, हिंदी और इंग्लिश में ये हमें पता रहना चाहिए कि ये ABCD के अक्षर और ये हिंदी के वर्णमाला के जो अक्षर हैं, वो सब हमें क्या कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। इसमें कुछ व्यंजन होते हैं और कुछ स्वर होते हैं। तो ये पता लग गया होगा आपको अच्छे से कि हाँ ये किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ हमें इतने की आवश्यकता है कि बीज क्या है, बीज ये होते हैं। बीजों का हमें ज्ञान हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ हमें इतने की आवश्यकता है, क्योंकि हम छोटी बातें सीख रहे हैं अभी। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, उतना इंटरेस्ट आता चला जाएगा आपको, उतनी बातें अच्छे से समझ आती चली जाएंगी कि कैसे कलेक्टिव होता जा रहा है गणित। देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थोड़ा धीरज रखिए, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से चलेंगे, एक बेस्ट तरीके से, ताकि दोबारा ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमें कैलकुलेशन समझनी है, सीखनी है। हमें गणित नहीं करता, कैलकुलेशन सीखनी है। और जब हम एक बार गणित सीख गए, तो समझ लीजिए कितने भी हार्डली गणित हो, हम समझ लेंगे। और यदि हम समझ गए तो हम उसे हल कर सकते हैं। यहाँ से हमने बीजों का ज्ञान पढ़ लिया, अंकों का ज्ञान पढ़ लिया। पांचवा हमारा है, पांचवा टाइप क्या है हमारा, चिन्हों का ज्ञान। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब वो चाहे अंकगणित हो, बीजगणित हो, खगोलीय गणित हो या ज्यामितीय गणित हो, गणित कोई सा भी हो। यानी कि यदि गणित की बात आती है, तो गणित में हमें ज़रूरत है चिन्हों के ज्ञान की सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यदि हमें ज़रूरत है गणित को समझने की, तो वो है चिन्हों का ज्ञान। चिन्हों का ज्ञान अगर हमें समझ आ गया, तो समझ लीजिए हमें आधी कैलकुलेशन समझ आ गई। क्या आ गई, हमें 50% कैलकुलेशन समझ लीजिए हमने कर ली है, यदि आप चिन्हों का ज्ञान समझ जाते हैं तब। तो देखिए इसको विस्तार से करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, ताकि दोबारा कभी ज़रूरत ना पड़े चिन्हों को समझने की, चिन्हों को हल करने की। क्योंकि चिन्ह के यहाँ से कितने टॉपिक हैं, चिन्ह के यहाँ से ये 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 चिन्हों से सहित है। ये चारों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है गणित के। इन्हीं पर सारा गणित टिका हुआ भी है, कि इन्हीं से गणित का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैं चिन्ह क्रम समझाऊंगा, चिन्ह की सारी बातें समझाऊंगा। यहाँ से मैं वो नहीं करूँगा जो बोर्ड मास गणितों में आपको एग्जामों में या कंपटीशन एग्जामों में स्कूलों में समझाया जाता है। वो बोर्ड मास मैं नहीं कराने वाला हूँ, बोर्ड मास नहीं समझाने वाला हूँ, वो सब आप जानते हैं। यहाँ तो हम वो सीखेंगे जो समझ आ जाए, उस तरीके से करेंगे जो सब समझ ले, जो हर बच्चा समझ ले, छोटे से लेकर बड़ा बच्चा तक भी उसको समझ सके। तो देखिए हमें क्या करना है,
क्या है हमारा 5वां टॉपिक है चिन्हों का ज्ञान। तो चिन्हों का ज्ञान अंकगणित में जैसा होगा वैसा ही बीजगणित में भी होगा। क्या है, दोनों ही कैसे होंगे, समान होंगे। समझ लेना, क्या होंगे, समान होंगे। चाहे वो अंकगणित की बात हो या बीजगणित की बात हो। तो आपने यदि चिन्ह देखे हों तो चिन्ह क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो प्लस यानी कि जोड़ना, जोड़ने का चिन्ह, माइनस घटाने का चिन्ह। इतना बेसिक से इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही बेसिक से समझने की आवश्यकता है। तो बड़े बच्चे तो समझ सकते हैं लेकिन उनको सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्लास ही ऐसी है जिसमें 6 to 12 तक का बच्चा समझ ले। उसके साथ साथ चाहे कंपटीशन का बच्चा हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा हो, उसको भी एकदम हेल्पफुल होगा सब कुछ। देखिए इसी तरह से क्रॉस वाला, जो क्रॉस वाला चिन्ह है गुणा, यहाँ नाम लिख देता हूँ, इसको कह सकते हैं हम प्लस, इसको क्या कहते हैं माइनस, इसको क्या कहते हैं गुणा। ये गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस, गुणा का चिन्ह क्या है, ये क्या है, गुणा करना, गुणन करना, गुणन करने का चिन्ह। आगे है भाग, ये क्या है, विभाजित, या भाग करने का चिन्ह, विभाजित या भाग करने का चिन्ह। तो ये चिन्ह, 4 चिन्ह हमारे पास। इन चारों चिन्हों को क्या है, अच्छे से आप सब जानते होंगे, हर बच्चा जानता होगा कि हाँ ये चिन्ह होते हैं। इसके साथ साथ ये जो मैंने चिन्ह लगाया, यहाँ चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि ये तो हमें खुद बनाना है। ये चिन्ह हुए। अब आगे क्या है, ये है हमारा बराबर, बराबर रखने, बराबर रखने का चिन्ह। ये क्या है, बराबर रखने का चिन्ह। इन चिन्हों को आप सभी जानते होंगे। उसके बाद अब क्या है, ये है हमारा तुलना करने का चिन्ह। जिन चिन्हों की आवश्यकता हमें है, जो चिन्ह अधिकांश एग्जामों में आते भी हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं, हम उन्हीं चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये क्या है, तुलना करने का चिन्ह। समझ आ गया होगा आपको, तुलना, इसको कहते हैं तुलनात्मक। क्या है ये, तुलनात्मक चिन्ह। अब दो चिन्ह ये देखे होंगे आपने, दो चिन्ह ये देखे होंगे, या तो इधर से या इधर से। तो ये जो है हमारा छोटा बड़ा होने का चिन्ह। ये क्या है,